हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मैं राकेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट जेन ई नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी जो पढ़ाई है उसको अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। चलिए, तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। थॉट के डिसऑर्डर्स पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो डेल्यूजन है वो भी हमारा एक थॉट का डिसऑर्डर है कंटेंट लेवल पे। उसको आज हम अच्छे से एलोबरेट करके पढ़ेंगे कि हाँ डेल्यूजन में क्या होता है और उसके क्या क्या टाइप्स होने वाले हैं। क्लियर है? तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? डेल्यूजन। क्लियर है? क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज हम? डेल्यूजन। क्या होता है डेल्यूजन, अगर हम इसके बारे में बात करें तो डेल्यूजन क्या है कि फिक्स एंड फॉल्स बिलीव्स हो जाते हैं। इंसान ने जो सोच लिया वो सोच लिया, वो उसके लिए पत्थर की लकीर बन चुकी है। अब आप चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, वो अपने उस स्टेटमेंट से बदलने वाला नहीं है। आप उसकी उस सोच को नहीं बदल सकते जो उसने एक बार सोच लिया। मतलब जो उसने सोच लिया उसके लिए वो 100% सही है। अब आप उसको बदल नहीं सकते। क्लियर है? क्या है देखते हैं। डेल्यूजन ए फॉल्स फिक्स्ड एंड अनशेकेबल आइडिया और बिलीव्स। क्या मतलब है? कुछ ऐसे आइडिया आ रहे हैं जो क्या है, गलत है, फिक्स हो चुके हैं एंड अनशेकेबल। आप कितना ही उन आइडियाज को हिलाने की कोशिश करो, मतलब आप कितना ही आप कोशिश कर लो कि हाँ मैं इस आइडिया को बदल दूं बदल दूं बदल दूं, बट आपकी जो हर एक कोशिश है वो आपकी नाकाम होगी। बट उस इंसान के जितने भी जो भी उसके आइडिया आ रहे हैं आप उनको चेंज नहीं कर सकते। जो उसने सोच लिया आप किसी भी कीमत पे उस आइडिया को चेंज नहीं कर पाओगे। वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? डेल्यूजन। ये फिक्स हो चुके हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत भी है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई जो आइडिया आ रहे हैं वो उसकी सही है, नहीं, वो आइडिया गलत है और आप उनको चेंज नहीं कर सकते। अनशेकेबल का मतलब हम यहाँ पे लिख देते हैं अनचेंजेबल। मतलब इन आइडियाज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, दीज आर अनएक्सप्लेन्ड बाय कल्चरल सोशल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ द पर्सन। क्या मतलब है इसका? ये जो आइडियाज आ रहे हैं या फिर जो ये डेल्यूजन की हम बात कर रहे हैं, ये क्या है? ये किसी भी, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई पर्टिकुलर एक सोसाइटी में हमें ऐसा देखने को मिलता है, या फिर ऐसा नहीं है कि हाँ भाई किसी एक कल्चर में ऐसा देखने को मिल रहा है, या फिर बैकग्राउंड से रिलेटेड नहीं है। किसके बैकग्राउंड? एजुकेशनल बैकग्राउंड की। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलता है, या फिर जो हायर ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो डेल्यूजन का किसी भी चीज से कोई रिलेशन नहीं है। ना ही तो कोई कल्चर इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ना ही कोई सोशल सोसाइटी, और ना ही कोई भी एजुकेशन सिस्टम इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि हाँ पर्टिकुलर उस एजुकेशन सिस्टम में या पर्टिकुलर किसी एक सोसाइटी में या किसी एक कल्चर में चीज देखने को मिलेगी। ठीक है। दूसरी चीज अगर हम बात करें कि जैसे कि हम सुनते हैं कि काफी जो सोसाइटीज है, काफी जो कल्चर्स हैं, जिनके कुछ ऐसी चीजें भी हम वहां पे देखते हैं जिनके पीछे का कोई लॉजिक नहीं होता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि बिल्ली के रास्ता काट जाने पे, बिल्ली के रास्ता काट जाने पर हम वो रास्ता चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हम उस रास्ते पे नहीं जाते। जब एक बार जिस रास्ते से बिल्ली अगर हमारे सामने से निकल गई है तो हम उसको अवॉइड करते हैं कि हाँ हम उस रास्ते पे ना चले। ठीक है, यही होता है। बट इसके पीछे क्या है? इसके पीछे आपका जो जो सोसाइटी है उनकी मान्यता है ऐसे। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर किसी सोसाइटी ने अपनी एक प्रिडिक्शंस बना रखी है या फिर अपना एक पहले से कोई बिलीफ बना रखे हैं, तो उसको हम डेल्यूजन में इंक्लूड नहीं करेंगे। डेल्यूजन में इंक्लूड हम उनको करेंगे कि जिनके पीछे सोसाइटी की तरफ से भी कोई ऐसा लॉजिक नहीं है या फिर सोसाइटी के कोई बिलीफ्स नहीं है। समझ रहे हो? इसलिए ये लाइन लिखी है कि जो ये डेल्यूजन है ये ना ही तो कल्चरल, ना ही सोसाइटियल और ना ही एजुकेशनल सिस्टम पे डिपेंड करती है। क्लियर है? जो हम ये मानते हैं कि हाँ बिल्ली के रास्ता काटने पे हमें वो रास्ता क्रॉस नहीं करना चाहिए कुछ समय के लिए, तो वो हमारा क्या है? सोसाइटी का बिलीफ है। हमें वो मानते हैं क्योंकि वो सोसाइटी हमें उस चीज के लिए कह रही है कि हाँ ये आप ये मानो।
क्लियर है? बट वहां पे भी साइंटिफिक अगर रीजन आप देखना चाहो तो वो नहीं मिलेगा। जबकि डेल्यूजन में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी सोसाइटी ऐसा नहीं कहती है कि हाँ, अगर एक इंडिविजुअल ये कह रहा है कि मैं भगवान हूं तो सोसाइटी उसका समर्थन नहीं करती है। तो वही चीज हमने यहाँ पे बात की है कि जो डेल्यूजन्स हैं वो किसी भी सोसाइटी, कल्चर और एजुकेशन सिस्टम पे डिपेंड नहीं होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में कि जो डेल्यूजन है वो कौन कौन से टाइप्स का होता है। तो पहला लिखा है इसमें आपके पास डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, कि जो परसिक्यूशन डेल्यूजन है उसके बारे में हम समझें कि क्या होता है डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। इसमें क्या है, इंसान हमेशा सस्पिशियस नेचर का रहता है, सस्पिशियस रहता है, मतलब हमेशा शक करता रहता है। हम इसको हिंदी में लिखें, शक्की नेचर का हो जाता है। कोई भी इंसान दिखेगा उसी पे शक करने लग जाएगा, उसी पे डाउट करने लग जाएगा। और डाउट क्या होगा कि यार ये इंसान तो मुझे मारना चाहता है। अपने फैमिली मेंबर्स हो, अपने दोस्त हो, अपने और कोई रिश्तेदार हो, किसी भी इंसान पे उसको ट्रस्ट नहीं होता है, उसको ट्रस्ट इश्यूज होने लग जाते हैं। और उसको ऐसा लगता है कि यार ये इंसान मुझे हार्म करेगा, मुझे नुकसान पहुंचाने वाला है। ठीक है, हर इंसान के बारे में वो ऐसी ही सोच रखता है, सबको डाउटफुल नजरों से देखता है और उसको क्या लगता है कि ये सामने वाला जो इंसान है ये तो मुझे नुकसान पहुंचाएगा, ये मुझे कोई ना कोई हार्म पहुंचाने वाला है, मुझे इससे बच के रहना है। क्लियर है? तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन का मतलब है डाउटफुल होना कि ये इंसान मुझे कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, अब कोई भी जो रिश्तेदार की अगर हम बात करें, फिर फैमिली मेंबर्स की बात करें, तो वो अपने फैमिली मेंबर्स को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बट आजकल तो कुछ भी हो रहा है, आजकल ट्रेंड बदल गया है ये। ठीक है, जो फैमिली मेंबर्स हैं वही कहीं पे भी ले जाके मार दे रहे हैं। तो हम उस चीज को नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वो एक देखो एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो होते रहते हैं सोसाइटी में। बट हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जिस इंसान को मेंटल इलनेस हुई है उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ, मेरे जो फैमिली मेंबर्स ही हैं वो मुझे खाने में ही जहर दे देंगे। मैं जो इनके हाथ से पानी पी रहा हूँ, इन्होंने मुझे पानी की बोतल पकड़ाई है, हो सकता है इस पानी में जहर मिला के दे दिया हो। तो परसिक्यूशन का मतलब है कि उसको ऐसा लगना कि जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं या फिर जो कोई भी एक्स वाई जेड इंसान है वो मुझे नुकसान पहुंचाने वाला है, मुझे इनसे बच के रहना है। क्लियर है? ये हमें किस में देखने को मिलता है, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। सेकंड टाइप की अगर हम बात करें, सेकंड टाइप है डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस क्या कहता है कि सपोज करो कि पेशेंट वार्ड में अपनी उस पे बेड पे बैठा हुआ है और उसके सामने एक बेड पे दो इंसान बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं। ठीक है, या फिर डॉक्टर्स और जो नर्सेज हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं। पेशेंट क्या कहेगा कि यार ये दोनों जो बातें कर रहे हैं ना, ये मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, ये मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, जितने भी लोग आसपास में बात कर रहे हैं ये सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं। वो जिसको भी बात करते हुए देखता है वो क्या कहता है कि हाँ, ये लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, मैं तो बहुत पॉपुलर हूँ कि ये सब लोग मुझे जानते हैं और ये मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, मतलब रेफरेंस दे रहे हैं। जो भी उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ, सामने वाला इंसान बात कर रहा है, जैसे कि कोई आप वार्ड में गए, वार्ड में पेशेंट आपने देखा, आपने उससे जाके बात करने की कोशिश की और वो क्या कहेगा कि ये देखो जो सामने जो दो लोग बातें कर रहे हैं ना वो मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, मैं कंफर्म कह रहा हूँ कि हाँ भाई ये लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, आप चाहे जाके पूछ लो उनसे। जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, वो लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं, वो तो हो सकता है अपने कुछ भी बातें कर रहे हो, डॉक्टर्स आए हैं वो राउंड ले रहे हैं, पेशेंट दूसरे पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में पूछ रहे होंगे। बट उस पेशेंट को ऐसा लगता है कि ये जो बातें हो रही है वो मेरे ही बारे में हो रही है, तो वो क्या कहलाता है, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। ये भी हमें किस में देखने को मिलता है, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में। क्यों? पैरानोइड सिजोफ्रेनिया का भी मतलब क्या है कि ऐसा सिजोफ्रेनिया जिसमें पेशेंट को ऐसा डाउट होना कि यार ये लोग मुझे मार देंगे। ठीक है, तो ऐसी एक मेंटल इलनेस हो जाती है सिजोफ्रेनिया में कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि यार ये सब लोग मुझे मिलके मार देंगे। तो उसको रेफरेंस हो रहा है, वो रेफर कर रहा है, वो बता रहा है कि यार ये सब लोग ना मेरे बारे में बात कर रहे हैं, हो सकता है मेरे को मारने की प्लानिंग कर रहे होंगे कि इस इंसान को कैसे रास्ते से हटाया जाए। तो वो क्या कहलाता है, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। क्लियर है?
परसिक्यूशन और रेफरेंस के बारे में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो टाइप्स है डेल्यूजन में, वो क्या है, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। एग्जांपल में अगर इसका मैं लिखूं, मैं ही भगवान हूं, ठीक है। तो इंसान को, उस पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल को ऐसा फील होने लग जाना कि मेरे से बड़ा इंसान कोई भी नहीं है, सबसे बड़ा भी मैं ही हूँ, सबसे बलवान भी मैं ही हूँ, सबसे बुद्धिमान भी मैं ही हूँ, इंटेलिजेंट भी मैं ही हूँ, सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर भी मैं ही हूँ। तो उसको ऐसे एक फिक्स बिलीव्स हो जाता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा मैं ही हूँ, हर चीज को लेके। कि यार ये क्या है, प्राइम मिनिस्टर वगैरह तो क्या है, रोज मेरे पास ऐसे चाय पीने आ जाते हैं, उनका फोन आता रहता है कि यार चाय पीने आ जाओ, चाय पीने आ जाओ, मैं ही नहीं जाता। ये क्या बात कर रहे हो, ये ओबामा वगैरह तो मैंने साथ पढ़ाई की है, हम तो खेलते थे बचपन में, हम तो अच्छे दोस्त हैं। तो ये सब क्या है, वो एक इस लेवल पे बातें कर रहा है जो कि हकीकत में कुछ भी नहीं है। उसको हो सकता है कि गांव का कोई आदमी भी नहीं जानता हो, बट वो बातें ऐसी कर रहा है कि वो तो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के चाय पीता है। तो वो क्या कहलाता है, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। मतलब अपने आप को बड़ा बनाना, अपने आप को सर्वशक्तिमान बनाना कि हाँ मैं ही हूँ, बाकी सब सब छोटे हैं, किसी के पास कोई पावर नहीं है, मैं ही पावरफुल हूँ, मैं ही इंटेलिजेंट हूँ। ठीक है। तो उस इंसान को ऐसा लगना कि जो हूं मैं ही हूं, ठीक है, कि मैं तो अमर हूं। ठीक है, याद आया कुछ, मैं तो अमर हूं, मैं नहीं मरूंगा मुन्ना भैया। तो वो क्या है, उसका डेल्यूजन हो गया उसको कि हाँ भाई मैं तो मर ही नहीं सकता हूँ। तो ऐसा कि जब इंसान को ऐसा हो जाए कि हाँ मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, सबसे ताकतवर भी मैं ही हूँ, बुद्धिमान भी मैं ही हूँ, मतलब अपने आप को बड़ा बताना, वो क्या कहलाता है, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। आप उसको कितना ही समझा लो कि यार भाई तू मत कर ऐसी बातें, तेरे को कोई नहीं जानता है, तू तो यही हम देखते हैं कि हाँ भाई तू दिन भर घर पे ही रहता है, तू कहता है कि हाँ भाई मैं तो वहां जाके चाय पीता हूँ उनके घर पे। तो वो नहीं मानेगा कि नहीं, मैं तो जाता हूँ, उनके फोन आते हैं मेरे पास, मैं तो उनसे बातें करता हूँ। आज ही देखो सुबह सुबह मोदी जी का फोन आया हुआ था मेरे पास। तो आप उनको कितनी ही कोशिश कर लो, बट वो लोग नहीं मानते हैं। वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म का क्या मतलब है, इसका हम बात करें कि डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म का मतलब है कि जो इंसान है उसमें नेगेटिविटी हो जाना। नेगेटिविटी इन द सेंस कि मेरा तो इस जो संसार है उसमें कोई भी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, नो एग्जिस्टेंस, कि मेरा इस संसार में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। हो सकता है या फिर उसको ये हो जाए कि यार मेरा तो एक जो हाथ है वो है ही नहीं, या फिर कोई भी एक जो बॉडी पार्ट है मेरा वो है ही नहीं। कि हो सकता है कि इंसान को ऐसा लगने लग जाए कि यार मेरा हाथ तो कट चुका है, मेरा हाथ ही नहीं है, जबकि आप एक्चुअल में उसको देख रहे हो कि यार इसका हाथ तो है, बट वो मानने को ही तैयार नहीं है। वो तो ये कहेगा कि हाँ भाई मेरा हाथ ही नहीं है, मेरा पैर ही नहीं है, आप चेक कर लो मेरा तो नहीं है। आप देख रहे हो कि यार इसका तो पैर ही है, बट फिर भी वो नहीं मान रहा है। मतलब उसको फिक्स उसने कर लिया है कि ये जो भी संसार है इसमें मेरा कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, फिर मेरा कोई भी बॉडी पार्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर है। हो सकता है वो कह दे कि यार मेरा तो एक कान ही नहीं है। तो किसी भी एक बॉडी पार्ट को एग्जिस्ट नहीं करना, या फिर वो खुद का ही एग्जिस्टेंस नहीं समझ रहा है, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। अब हमारे पास एक सिंड्रोम लिखा हुआ है, कोटार्ड सिंड्रोम। क्या मतलब है कोटार्ड सिंड्रोम का, अगर ये जो डेल्यूजन है, डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, ये किसमें हो जाए, डिप्रेशन वाले पेशेंट में। ठीक है, डिप्रेशन प्लस डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म क्या कहलाता है, कोटार्ड सिंड्रोम। क्लियर है। चलिए
अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, हमारा जो डेल्यूजन है, डेल्यूजन ऑफ पोवर्टी के बारे में। डेल्यूजन ऑफ पोवर्टी क्या कहलाता है वो देख लेते हैं हम एक बार। पोवर्टी से हमें क्या समझ में आ रहा है? पुअर, गरीब। ठीक है, इंसान को ऐसा लगना कि यार सबसे गरीब मैं ही हूं। आपने, कोई पेशेंट है, आप पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे हैं, उसके रिलेटिव्स बता रहे हैं कि हाँ हमारे पास 4 मर्सिडीज हैं, हमारे पास इतनी गाड़ियां हैं, ठीक है, हमारे पास ये बंगलो है, इतनी सारी प्रॉपर्टी है, तो मतलब अच्छा खासा रिच है। आप पेशेंट से बात कर रहे हो, पेशेंट क्या कहेगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, खाने के भी पैसे नहीं है, ठीक है, मैं तो 2-3 दिन में एक ही दिन खाना खाता हूँ क्योंकि पैसे ही नहीं है मेरे पास में। तो अपने आप को गरीब समझना, अपने आप को गरीब बताना, जबकि एक्चुअल में उसके ऑपोजिट चीज हो रही है। ठीक है, हम ये तो पूरे डेल्यूजन में ही बात कर रहे हैं कि डेल्यूजन में क्या हो रहा है, कि जो चीजें वो पेशेंट बात कर रहा है उसके जस्ट ऑपोजिट होंगी, मतलब वो जो चीजें बताएगा वो सारी गलत होती हैं। सच्चाई उसके अलग ही होती है, सच्चाई का हमें नहीं पता कि वो क्या है, ठीक है, बट उसको फिक्स कर लिया उसने, जो सच्चाई थी उसके ऑपोजिट वो जाके बातें कर रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर वाले में बात की, सच्चाई ये थी ग्रांडियोसिटी में कि उसके घर वाले जानते ही हैं, उसके आस पड़ोस के लोग उसको अच्छे से जानते हैं, गांव में और 10-15 घर छोड़ के अगर बात करें तो उसको कोई भी नहीं जानता। बट वो क्या बातें कर रहा है, क्या झूठी बातें कर रहा है कि उसको तो प्रधानमंत्री भी जानते हैं, उसको तो अमेरिका का राष्ट्रपति भी जानता है। क्लियर है? सच्चाई क्या है कि उसको कोई भी नहीं जानता, और वो बातें क्या कर रहा है कि उसको तो सब जानते हैं। वैसे ही निहिलिज्म में क्या बात की, सच्चाई तो क्या थी कि उसके हाथ भी हैं, पैर भी हैं, वो खुद भी जिंदा है, खुद भी उस एग्जिस्टेंस कर ही रहा है, बट वो मानने को तैयार नहीं है। वो क्या कहेगा? मेरा तो हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, कान भी नहीं है। तो सच्चाई कुछ अलग है, बट वो प्रिटेंड ऐसा कर रहा है, वो ऐसी चीजें बता रहा है कि हाँ सच यही है। तो डेल्यूजन ऑफ पोवर्टी में क्या है कि पेशेंट ऐसी बातें करता है कि मैं तो गरीब हूं, जबकि हकीकत में वो बहुत अमीर होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसमें और भी आते हैं कि जैसे वर्थलेसनेस भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है हमारे पास कि पेशेंट एक बहुत अमीर है, अमीर घर से है, बट वो ऐसा प्रिटेंड करता है, ऐसे बताता है कि हाँ मैं तो बहुत गरीब हूँ। तो ये क्या कहलाता है? डेल्यूजन ऑफ पोवर्टी। नेक्स्ट हम बात करें डेल्यूजन ऑफ इनॉर्मिटी। क्या मतलब है डेल्यूजन ऑफ इनॉर्मिटी का? क्या लिखा हुआ है? द पेशेंट believes that he can produce a catastrophe by his action। क्या मतलब है इसका? पेशेंट को ऐसा लगना, एग्जाम्पल से समझते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा, फिर इस लाइन का मतलब हम देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है कि अगर अगर मैंने पेशाब किया तो बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, आपने राउंड के टाइम पे आप गए, या फिर आप अपना मेडिकेशंस करने के लिए गए वार्ड में, पेशेंट के साथ वालों ने बताया कि ये जो मरीज है इसने सुबह से पेशाब नहीं किया है। ठीक है, तो आपने पूछा कि हाँ भाई क्यों नहीं किया है, क्यों पेशाब नहीं कर रहे हो? तो वो क्या कहेगा कि डॉक्टर साहब सुनो मेरी बात, अगर मैंने पेशाब कर दिया ना तो यहाँ पे बाढ़ आ जाएगी, हम सारे बह जाएंगे उसमें। अब ये तो लॉजिक तो कोई है ही नहीं ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो अभी चल भी रहा था कि हाँ भाई सारे लोग खड़े हो गए, अगर पेशाब करें, वॉशरूम करें तो पाकिस्तान में बाढ़ आ जाए, पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पेशेंट को ऐसा लगना कि मैं जो एक्शन करूंगा, मैं जो काम करने जा रहा हूं, या फिर मैंने अगर ये काम किया तो हो सकता है कि कोई ऐसी नेचर आपदा आ जाए। कैटास्ट्रोफ का मतलब है कि ऐसी कोई समस्या खड़ी हो जाए
जो कि नुकसान पहुंचाने वाली हो, ठीक है, जिससे कि आपका किसी भी चीज का नुकसान हो सकता हो। कैटास्ट्रोफ का मतलब है कि कोई एक आपदा वाली सिचुएशन आना, जैसे कि बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ठीक है, कि बादल फट गया। आप उससे पेशेंट से बात कर रहे हो कि अरे तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो, पेशेंट क्या कहेगा कि अगर सर मैंने क्रिकेट खेला ना तो मैं ऐसा छक्का मारूंगा कि बॉल सीधी बादलों में जाएगी और बादल फट जाएंगे। अब ये तो भाई सोचने वाली बात है कि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो बेसिकली डेल्यूजन ऑफ इनॉर्मिटी में क्या होता है कि पेशेंट को ऐसा बिलीफ होना कि उसके जो एक्शन होंगे, वो जो भी कोई काम करेगा उस काम की वजह से कोई ना कोई आपदा आ जाएगी, इसलिए मेरे को ये काम करना ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, डिलीजन ऑफ इनॉर्मिटी। समझ गए इसका मतलब कि मेरे जो काम अगर मैं करूंगा तो उसकी वजह से कोई आपदा आ जाएगी, जिससे कि नुकसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डेल्यूजन ऑफ गिल्ट। हमेशा गिल्ट में रहेगा, हमेशा अपने आप को कोसता रहेगा कि यार काश मैं ऐसा नहीं करता, काश मैंने ये क्यों किया, मेरी वजह से ही ऐसा हुआ है। खुद को ही हमेशा कोसता रहना लंबे समय तक। ठीक है, कि जैसे कि हम भी कभी कभी गिल्ट में चले जाते हैं कि हाँ यार मेरे से ये काम हो गया, ये तो गलत हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम गिल्ट में रहते हैं, हम उस गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं जो भी हमसे गलती हुई है, और फिर हम उस गलती को सुधार के अपना जो गिल्ट होता है उसको पूरा कर लेते हैं कि हाँ अब हम गिल्ट में नहीं है, हमने जो गलती की थी वो हमें रियलाइज हुई, रियलाइज होने के बाद हमने उसको ठीक कर लिया, नॉर्मल है। बट ये इंसान हमेशा गिल्ट में रहेगा कि यार मेरे से वो गलती हुई थी, मेरे से वो गलती हुई थी, मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूं। तो लंबे समय तक अपने आप को गिल्ट में रखना क्या कहलाता है, डेल्यूजन ऑफ गिल्ट। एक इसी से मिलता जुलता है हमारे पास, वो क्या है, डेल्यूजन ऑफ सेल्फ एक्यूजेशन। क्या है, डेल्यूजन ऑफ सेल्फ एक्यूजेशन। क्या मतलब है इसका, हर एक घटना जो भी हो रही है, ठीक है, कि आप घर में बैठा हुआ है पेशेंट और गिलास किचन में गिरा, तो क्या कहेगा कि यार मेरी वजह से गिर गया ये तो। कांच टूट गया, मेरी वजह से गिर गया, वो तो उठा भी नहीं है अपनी जगह से। लाइट चली गई, मेरी वजह से चली गई, ठीक है। या फिर सब्जी जल गई, मेरी वजह से जल गई। मतलब अपने आप को दोषी समझना, अपने आप को ये बोलना कि हाँ ये मेरी वजह से हुआ है, जो भी गलत काम हो रहा है वो क्या कहलाता है, डेल्यूजन ऑफ सेल्फ एक्यूजेशन। आप उसको कितना ही समझा लो कि भाई तेरी कोई गलती नहीं है इसमें, तेरी वजह से नहीं हुआ है, बट वो क्या कहेगा, नहीं ये तो मेरी वजह से ही हुआ है, मैं ही इसके लिए दोषी हूँ। ठीक है, तो डेल्यूजन ऑफ गिल्ट और डेल्यूजन ऑफ सेल्फ एक्यूजेशन क्या मतलब है, दोनों में डिफरेंस समझ गए। गिल्ट का मतलब है कि अपने जो द्वारा की गई गलती है उसके लिए एक लंबे समय तक वो इंसान गिल्ट में चला जाए कि यार मेरे से ऐसी गलती कैसे हो सकती है, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता, बट फिर भी मैंने ये गलती की, मुझे इस चीज का गिल्ट हो रहा है कि यार मैंने वो गलती क्यों की। जबकि उसके पीछे लॉजिक कुछ नहीं होगा, हो सकता है कि वो गलती उसने की भी नहीं होगी, बहुत एक माइनर सी कोई गलती भी हो सकती है, बट उसके लिए वो 5-6 महीने तक सोचे जा रहा है, 5-6 महीने तक वो गिल्ट में है, साल भर तक गिल्ट में है कि यार मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे से ये ऐसी गलती कैसे हो सकती है। ठीक है, सेकंड डेल्यूजन ऑफ सेल्फ एक्यूजेशन, इसमें क्या होता है कि अपने आप को दोषी समझना कि जो भी कोई भी गड़बड़ हो रही है, ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल हमने लिया, या फिर हम दूसरी अगर बात करें कि वार्ड की अगर बात करें कि आप एक बात कर रहे हैं कि किसी वार्ड में पेशेंट बैठा हुआ है और वार्ड का पंखा चलता चलता रुक गया, पेशेंट क्या कहेगा, ये पंखा मेरी वजह से रुक गया, मेरी ही गलती है ये पंखा रुक गया। दूसरा कोई पेशेंट आ रहा है वो हाइपर हो रहा है, क्या कहेगा, ये तो मेरी ही गलती है कि वो इतना गुस्सा कर रहा है। तो हर एक छोटी चीज जो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है उसके लिए खुद को दोषी मानना क्या कहलाता है, डेल्यूजन ऑफ सेल्फ एक्विजिशन। आजकल तो लोग गलतियां करके भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हाँ ये गलती मैंने की है या फिर मेरी वजह से किसी का नुकसान हुआ है। बट यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, बिना गलती के भी अपनी गलती मान रहे हैं, तो अच्छे लोग हैं ना ये। हाँ चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारे पास,
डेल्यूजन ऑफ इल हेल्थ, हाइपोकॉन्ड्रियल डेल्यूजन, सोमैटिक डेल्यूजन। इनके अब हम टाइप्स पढ़ेंगे, कौन कौन से डेल्यूजन है। डेल्यूजन ऑफ इल हेल्थ, हाइपोकॉन्ड्रियल डेल्यूजन एंड सोमैटिक डेल्यूजन। क्या क्या होते हैं इनमें, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहला है हमारे पास डेल्यूजन ऑफ इन्फेस्टेशन। क्या मतलब है डेल्यूजन ऑफ इन्फेस्टेशन का? कि पेशेंट को ऐसा लगना, इन्फेस्टेशन अब जो इंसेक्ट्स होते हैं हमारे, उनकी बात हो रही है। ठीक है, इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े। ठीक है, जो भी कीड़े होते हैं उनकी बात हो रही है, इंसेक्ट्स। अब यहाँ पे पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसकी जो स्किन है उसमें क्या है, कोई ना कोई इंसेक्ट है जो कंटिन्यूअस चले जा रहा है, चले जा रहा है। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, याद करो। हमने दो चीज पढ़ी थी, टैक्टाइल हेलुसिनेशन एंड सोमेटिक हेलुसिनेशन। याद है सभी को दोनों चीजें? क्या मतलब होता है? टैक्टाइल हेलुसिनेशन यानी कि स्किन के नीचे हमें ऐसा फील होना कि कोई भी इंसेक्ट है, कोई भी हमें जो इंसेक्ट घूम रहा है या फिर चींटियां काट रही है, ऐसा फील होना। और सोमेटिक हेलुसिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में हमें ऐसा फील होना। क्लियर है? वहां पे आप उस चीज को जब काफी देर तक अगर उसको समझाया जाए तो वो मान जाता है। जबकि डेल्यूजन ऑफ इन्फेस्टेशन में क्या है, आप उसको कितना ही समझा लो, पेशेंट नहीं मानेगा। वो हमेशा यही कहेगा कि यार मेरी तो स्किन के नीचे कीड़े हैं और जो कि मुझे काट रहे हैं। उसने फिक्स कर लिया है, उसका जो बिलीव्स थे, उसके जो थॉट्स थे, वो बिल्कुल फिक्स हो गए कि हाँ ऐसा ही है। मेरे जो शरीर है, मेरी जो स्किन है, उसके नीचे क्या है, काफी सारे कीड़े हैं जो कि मुझे काटे जा रहे हैं और मुझे उनसे परेशानी हो रही है। तो वो क्या कहलाता है, डेल्यूजन ऑफ इन्फेस्टेशन। इसका दूसरा नाम क्या है, इकबॉम सिंड्रोम। क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिख देते हैं हम, इकबॉम सिंड्रोम। ठीक है, तो इकबॉम सिंड्रोम क्या है, डेल्यूजन ऑफ इन्फेस्टेशन। मतलब पेशेंट को ऐसा लगना, ऐसा उसने बिलीफ बना लेना कि यार मेरी तो स्किन के नीचे क्या है, काफी सारे कीड़े हैं जो कि मुझे परेशान किए जा रहे हैं। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास डेल्यूजन ऑफ डिसमोर्फोफोबिया। क्या मतलब है डिसमोर्फोफोबिया का? मतलब, तो हम ना एक साइकेट्रिक में एक डिसऑर्डर पढ़ते हैं, बीडीडी। क्या मतलब है बीडीडी का? बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर। ठीक है, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। चलिए, क्या मतलब है बीडीडी का? बॉडी डिसफॉर्मिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो बॉडी डिसफॉर्मिक डिसऑर्डर का क्या मतलब है कि हमारी जो बॉडी है उसकी शेप, साइज, उसमें चेंजेज आना। पेशेंट को ऐसा लगता है कि यार मेरी जो बॉडी है उसमें कोई ना कोई चेंजेज हो रहे हैं। पेशेंट जब भी मिरर में देखेगा उसको लगेगा यार मेरी नाक इतनी बड़ी क्यों हो गई है, कि यार मेरा कान जो है वो इतना बड़ा क्यों लग रहा है मेरे को। मतलब अपनी ही बॉडी के बारे में उसको अलग अलग ऐसा लगना कि यार मेरी बॉडी ना बहुत ओवर ग्रोथ कर चुकी है। नॉर्मल आप देखेंगे, नॉर्मल आप उसका देखेंगे नाक जो है बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल इंडिविजुअल जैसे ही है। बट जैसे ही पेशेंट देखेगा, पेशेंट क्या कहेगा, मेरी नाक तो बहुत बड़ी है, मेरी बॉडी में कोई ना कोई अल्ट्रेशन हो गया है। अब वो अल्ट्रेशन किसी भी बॉडी ऑर्गन का हो सकता है उसका। उसको हमेशा ऐसा लगना कि उसकी जो बॉडी है उसमें एबनॉर्मलिटी हुई है, उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो बॉडी का शेप एंड जो साइज है, वो चेंज हो गया है, वो नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल से बड़ा हो गया है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा बॉडी डिस्फॉर्मिक डिसऑर्डर। तो वही चीज हमें यहाँ पे फील होती है पेशेंट को। वो उसका फिक्स बिलीफ बना लेता है डेल्यूजन ऑफ डिसमॉर्फोफोबिया में कि उसका जो बॉडी है, उसकी जो शेप एंड साइज है, वो क्या हो गया है,
अल्टर्ड हो गया है, ओवर ग्रोथ कर चुका है। ठीक है, तो इसको हम BDD लिख देते हैं। चलिए, तो ये क्या है, डेल्यूजन है, किसको रिगार्डिंग लेके, अपनी बॉडी शेप एंड साइज को लेके, कि हाँ मेरी जो बॉडी है, मेरी जो स्ट्रक्चर है, उसका जो शेप और जो साइज है वो चेंज हो गया है, वो नॉर्मल नहीं है। तो वो क्या कहलाता है, डेल्यूजन ऑफ डिस्मॉर्फोफोबिया। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेल्यूजन ऑफ हेलिटोसिस। अब हेलिटोसिस हमारे पास, हम पढ़ते हैं, फंडामेंटल का हमारा टर्म है, जब पढ़ते हैं बैड ऑर्डर। ठीक है, बैड ऑर्डर यानी गंदी स्मेल आना। हम जब हेलिटोसिस बात कर रहे होते हैं, हेलिटोसिस का मतलब होता है कि जो माउथ है, ओरल जो कैविटी है, वहां से एक अजीब तरीके की स्मेल आना, गंदी स्मेल आना। ठीक है, जो पुअर ओरल हाइजीन होती है, या फिर जो ओरल जिनको डिजीज कंडीशंस होती हैं, कि हो सकता है कि कोई कैंसरस कंडीशन हो, ठीक है, तो उन सब में हमें ये बैड ऑर्डर देखने को मिलती है। अब यहाँ पे पेशेंट को ऐसा लगना कि यार उसकी जो माउथ है, जो ओरल कैविटी है, वहां से उसकी ना बहुत एक गंदी स्मेल आ रही होगी। सिर्फ उसको ऐसा लगता है, वो खुद भी उसको फील नहीं कर पाता है, यहाँ पे उसको हेलुसिनेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ वो सोच रहा है ऐसा कि यार मेरे तो मुंह से ना बहुत गंदी स्मेल आ रही है, मैं तो किसी से भी बात नहीं करूंगा, चुप ही बैठा रहूंगा। एक्चुअल में वो खुद भी उसको स्मेल नहीं कर पाता है, क्योंकि, या फिर जो दूसरे लोग हैं वो भी वहां पे स्मेल नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसी कोई बैड ऑर्डर वहां पे प्रेजेंट होती ही नहीं है। तो ये क्या कहलाता है, डेल्यूजन ऑफ हेलिटोसिस, कि इंसान को ऐसा लगना कि उसकी जो ओरल कैविटी है वहां से बैड ऑर्डर आ रहा है, वहां से कोई गंदी स्मेल आ रही है, जो कि पूरे एनवायरनमेंट को खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या कहलाता है, डेल्यूजन ऑफ हेलिटोसिस। क्लियर है दोनों तीनों चीजों के बारे में, डेल्यूजन ऑफ इन्फेस्टेशन, सेकंड हमने पढ़ा डेल्यूजन ऑफ डिस्मॉर्फोफोबिया, एंड थर्ड वन हमने पढ़ा डेल्यूजन ऑफ हेलिटोसिस। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। ठीक है, क्या मतलब होता है डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी का, वो भी हम देख लेते हैं। इनफिडिलिटी का जो हम बात कर रहे हैं कि क्या मतलब होता है, चलिए, डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी का मतलब होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं, उनको एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो पाना, ऐसा लगना कि मेरा जो पार्टनर है उसका किसी के साथ अफेयर है। ठीक है, तो इनफिडिलिटी में क्या हो रहा है, ऐसा लगना कि जो एक पार्टनर है, जो पार्टनर है उसका किसी के साथ अफेयर होना, क्या कहलाता है, डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। अब ये मेल्स में भी हो सकता है और फीमेल्स में भी हो सकता है, दोनों में वाइस वर्सा हो सकता है, कि मेल को ऐसा लगना कि यार जो मेरी वाइफ है उसका किसी दूसरे के साथ चक्कर चल रहा है, या फिर वाइफ को ऐसा लगना कि यार मेरे जो हस्बैंड हैं उनका किसी और के साथ अफेयर है। क्लियर है, तो उसको क्या कहते हैं, डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। जबकि रियलिटी में वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप चाहे कितने ही प्रूव करने की कोशिश कर लो, जो आपका पार्टनर है वो नहीं मानता है उस चीज को लेके। ठीक है, आजकल तो अगर ऐसा पता लग रहा है, अगर रियलिटी में ऐसा आजकल पता लग रहा है कि हाँ जो हस्बैंड है या फिर वाइफ है उसका अपने लवर के साथ अफेयर है, तो लवर और हस्बैंड वो वाइफ मिलके क्या कर रहे हैं, आप लोग सब लोग समझदार हैं, सब लोग न्यूज देख रहे हैं कि लवर ने, वाइफ ने अपने लवर के साथ मिलके हस्बैंड को वहां पे मार दिया, वहां पे मार दिया। तो बहुत अच्छा सीन नहीं चल रहा है आजकल। बट हम यहाँ पे डेल्यूजन की बात कर रहे हैं, तो डेल्यूजन में क्या हो रहा है, डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी में, कि एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं होना, जबकि एक्चुअल अगर हम बात करें तो वो दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हैं रियलिटी में, बट वो समझने को तैयार नहीं है। और मोस्ट कॉमनली अगर हम ये बात करें, तो मोस्ट कॉमनली हमें ये देखने को मिलता है मेंस में। मेंस भी कौन से, जो कि हैवी ड्रिंकर होते हैं, जो अल्कोहल को कंज्यूम कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहलिज्म वाले जो पेशेंट हैं, उनमें ऐसा डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी हमें देखने को मिलता है। उसमें इंसान को ऐसा लगता है कि यार मेरी जो वाइफ है उसका और किसी के साथ अफेयर है। क्लियर है डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास डेल्यूजन ऑफ मिस
आइडेंटिफिकेशन सिंड्रोम। क्या है? डेल्यूजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन सिंड्रोम। क्या मतलब है मिस आइडेंटिफिकेशन? आपने आइडेंटिफाई करना था बट आइडेंटिफाई आप गलत कर चुके हो। आइडेंटिफिकेशन के लिए पुलिस बुलाती है, ठीक है, कि हाँ भाई आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि ये आपके ही नोन टू है या फिर नहीं है। जैसे कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट के टाइम पे पुलिस बुलाती है घर वालों को इन्फॉर्मेशन देके कि हाँ भाई आप आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाइए, चेक कर लीजिए कि हाँ भाई ये आपके ही रिश्तेदार हैं या फिर नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, जो पर्सन है वो आइडेंटिफाई गलत कर रहा है। आइडेंटिफिकेशन जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार के सिंड्रोम लिखे हुए हैं। क्या क्या? कैपग्रास सिंड्रोम एंड फ्रेगोली सिंड्रोम। दो सिंड्रोम लिखे हुए हैं, कैपग्रास सिंड्रोम एंड फ्रेगोली सिंड्रोम। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के बारे में हम देखते हैं। आपका जो कैपग्रास सिंड्रोम है उसमें पेशेंट को ऐसा लगना कि जो क्लोजली रिलेटिव्स हैं, जो क्लोजली रिलेटिव्स हैं आर रिप्लेस्ड बाय एग्जैक्ट डबल। ठीक है, मतलब जो उसका क्लोजली बहुत क्लोज जो इंसान था वो किसी ने रिप्लेस कर दिया है, जबकि एग्जैक्ट डबल मतलब बिल्कुल हूबहू चेंज कर दिया है। ठीक है, इसमें जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस है वो चेंज नहीं होती है। फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस नॉट चेंज्ड। मतलब सिर्फ इंसान को ऐसा लगता है कि यार दिखने में तो ये वही है, बट ये वो नहीं है, ये तो किसी इसका ना बहरूपिया लेके आ गए हैं। ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरे भाई का बहरूपिया है। दिखने में उसके जैसा है ये, बट ये मेरा भाई नहीं है, मेरे भाई का बहरूपिया है। क्लियर है? तो वो क्या कहलाता है? कैपग्रास सिंड्रोम। सेकंड क्या लिखा हुआ है? फ्रेगोली सिंड्रोम। फ्रेगोली सिंड्रोम में क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं एक बार। जो फ्रेगोली सिंड्रोम है उसमें जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस है वो चेंज हो जाती है। मतलब पर्सन को ऐसा लगना कि जो फेमिलियर पर्सन है या फिर जो क्लोजली पर्सन है, क्लोजली पर्सन पोजिंग ए स्ट्रेंजर, सॉरी एज ए स्ट्रेंजर, एज ए स्ट्रेंजर। मतलब उसको ऐसा लगना कि यार जो मेरे घर वाले हैं, मेरे जो साथ वाले हैं वो ही अलग हो गए हैं, अजनबी हो गए हैं, और इनका जो हुलिया है वो भी बदल गया है। ये कभी इस हुलिया में आ रहे हैं, कभी इस हुलिया में आ रहे हैं। मतलब उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो भी यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि यार ये अभी तो थोड़ी देर पहले तो इसकी दाढ़ी बढ़ी हुई आ रही थी, ये तो अब इसने अपना गेटअप भी चेंज कर लिया है, ये तो दूसरे गेटअप में आ गया है। तो वो क्या कहलाता है? फ्रेगोली सिंड्रोम। मतलब वो मिस आइडेंटिफिकेशन कर रहा है अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में। क्लियर है? पहला कैप्रास सिंड्रोम, जिसमें उसको ऐसा लगना कि जो मेरा फैमिली या फिर जो मेरा क्लोज वन है उसको किसी ने दूसरा हूबहू उसका बहरूपिया भेज दिया है। दिखने में उसके जैसा है बट ये उसके जैसा नहीं है। फ्रेगोली सिंड्रोम में क्या है कि जो मेरे साथ वाले हैं ये अजनबी हो गए हैं, कभी तो किसी भेष में आते हैं, कभी किसी भेष में आ रहे हैं। क्लियर है? वेरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेल्यूजन ऑफ इरेटोमेनिया। डेल्यूजन ऑफ इरेटोमेनिया जिसका दूसरा नाम क्या है? डिक्लेरम बोल्ट सिंड्रोम। ठीक है, क्या होता है डेल्यूजन ऑफ इरेटोमेनिया में? तो डिलीजन ऑफ इरेटोमेनिया में ऐसा होता है कि इंडिविजुअल जो भी है उसको ऐसा लगना कि उसका जो रिलेशन है वो किसी एक हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी के साथ में है। ठीक है, जैसे अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझे कि एग्जाम्पल क्या होगा, किसी एक टीनेज जो गर्ल है, टीनेज गर्ल, उसको ऐसा लगना कि आगे जाके उसकी जो शादी है वो ऋतिक रोशन के साथ होगी।
ठीक है। टीनेज गर्ल को ऐसा लग रहा है कि आगे जाके उसकी जो शादी है वो ऋतिक रोशन के साथ हो, या फिर किसी इंडिविजुअल को ऐसा लगना कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो तो किसी भी फिल्म स्टार, किसी भी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके साथ वो रिलेशन में है, जबकि एग्जैक्ट या फिर रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो उसको क्या कहलाते हैं? डिलीजन ऑफ इरेटोमेनिया। इसको हम डिलीजन ऑफ लव भी बोल सकते हैं, कि इंसान को ऐसा लगना कि उसका जो रिलेशन है वो किसी इंडिविजुअल के साथ है, और वो जो इंडिविजुअल है वो हाई प्रोफाइल है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? डेल्यूजन ऑफ इरेटोमेनिया। क्लियर है सभी को? चलिए, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अदर टाइप ऑफ थॉट डिसऑर्डर्स की। और क्या क्या हमारे पास थॉट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहला हमारे पास क्या लिखा हुआ है? नियोलॉजिज्म। अब नियोलॉगिज्म का क्या मतलब है वो देख लेते हैं। तो नियोलॉगिज्म का मतलब है कि जो पेशेंट है वो यहाँ पे न्यू न्यू वर्ड्स डेवलप कर लेगा। ठीक है। बिल्कुल नए वर्ड्स जिनका कि कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, ऐसे ऐसे वो वर्ड्स क्रिएट कर लेगा। भगवान जाने कहाँ से वो क्रिएशन करता है, कहाँ से नहीं करता है। बट जो उसके वर्ड्स होंगे वो बहुत नए होंगे, बहुत यूनिक होंगे, जिनका कि कोई मतलब भी नहीं निकल रहा होगा। ठीक है। अगर ऐसे वर्ड्स वो क्रिएट कर रहा है जिनका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? नियोलॉगिज्म। ठीक है। चलिए, क्या जैसे कि अगर हम इसको एग्जाम्पल लें तो थ्री इडियट्स सभी ने देखी होगी। थ्री इडियट्स में जो प्रोफेसर है वो आके बोर्ड पे दो नाम लिखता है। ठीक है। और अपनी पूरी क्लास से कहता है कि हाँ, इन दो नाम का आप मतलब ढूंढ के दिखाओ, आपके पास टाइम है। जो भी मतलब निकाल ढूंढ के बता देगा, मैं समझूंगा कि हाँ भाई वो इंटेलिजेंट है। आप चाहे किसी का भी रेफरेंस लो, आप बुक का रेफरेंस लो, या फिर कैसा भी आपकी जो भी इच्छा हो वैसा करो। ठीक है। बट मुझे इन जो चीजें हैं इनका मतलब बता दो। तो उसने अपनी मर्जी से वहां पे दो नाम लिखे। वो उन दो नाम का मतलब पूछता है कि हाँ भाई इनका नाम क्या है, जबकि एक्चुअल में अगर हम देखें तो वहां पे उनका कोई भी नाम नहीं निकलता है, कोई भी मतलब नहीं निकलता है। ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं? न्यू वर्ड्स या फिर नियोलोगिज्म। मतलब अपनी तरफ से उसने कोई भी एक नया नाम बना लिया है। ठीक है। जैसे कि उसने किसी से पूछा, किसने उससे पूछा कि हाँ भाई आपके हाथ में जो घड़ी है वो क्या है, जो आपने ये बांध रखी है ये क्या है। तो वो क्या बताएगा कि ये हमारे पास जो है क्या रिप्लाई करेगा या फिर क्या लिख के देगा कि ये क्या मतलब निकल रहा है? कोई मतलब नहीं निकलेगा। ना ही तो इसका पेन बन रहा है, ना ही घड़ी बन रही है, ना ही वॉच बन रहा है। बिल्कुल एक नया नाम लेके आया है, जिसको कि एक्सप्लेन करना, जिसको कि समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो वैसे ही यहाँ पे जो पेशेंट वर्ड्स लेके आएगा उनके मतलब को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ऐसे वर्ड्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। वो जो वर्ड्स लेके आया है बहुत यूनिक, बहुत नया, अपने द्वारा क्रिएट किया गया लेके आया है। ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? नियोलॉजिज्म। अब उसी से मिलता जुलता एक और टर्म है हमारे पास, वर्ड अप्रोक्सीमेशन, मेटोनिज्म। ठीक है। अब वर्ड अप्रोक्सीमेशन या फिर मेटोनिज्म के बारे में हम बात करें कि इनका क्या मतलब निकलता है। तो यहाँ पे भी जो इंडिविजुअल है वो नए वर्ड्स लेके आता है, बट अगर हम उनका रिलेशन देखें तो वो जो वर्ड्स हैं वो ओल्ड वर्ड्स हैं, जो कि आजकल वो यूज में नहीं आ रहे हैं, ट्रेंड्स में नहीं है। बट एंशियंट टाइम में हम देखें या फिर हम देखें कि उनका वर्ड्स का मतलब निकल रहा है। ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे पेशेंट जो है घड़ी को क्या लिखेगा? टाइम वेसल। जो घड़ी है उसको क्या लिखेगा? टाइम वेसल। अब अगर आप टाइम वेसल का मतलब देखें तो एंशियंट टाइम में यूज किया जाता था, ओल्ड टाइम में हम इसको यूज करते थे घड़ी की जगह पे। बट अभी हम क्या करते हैं? वॉच का यूज करते हैं। तो मतलब तो निकल रहा है, बट वो क्या कर रहा है? ओल्ड वर्ड्स यूज कर रहा है जो कि अभी ट्रेंड्स में नहीं है। अगर ग्लव्स के बारे में बात करें तो ग्लव्स के बारे में वो क्या बोलेगा? हैंड शूज।
हाथ के जूते। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है हमारे पास वर्ड अप्रोक्सीमेशन। मतलब जो वर्ड है वो यूज करेगा। हो सकता है कि हम जब सुनेंगे यार ये तो अजीब सा लग रहा है, हमें नए वर्ड्स लग रहे हैं, बट अगर इनके हम मतलब देखें तो मतलब हमें समझ में आता है कि हाँ इनका मतलब निकल रहा है। तो ये थे हमारे पास थॉट डिसऑर्डर्स। आज की क्लास में हमने जो पढ़ा वो हमारे डेल्यूजन्स के बारे में पढ़ा। जो थॉट डिसऑर्डर्स हम कंटिन्यूस पढ़ रहे थे, प्रीवियस क्लास में भी हमने थॉट डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा। उसमें हमने फॉर्म, फॉर्मेशन, पोजीशंस एंड कंटेंट के बारे में पढ़ रहे थे। तो कंटेंट का ही जो टॉपिक था, सब टाइप्स था, वो हम डेल्यूजन के बारे में पढ़ रहे थे। उसके अलावा अब जो हमारे पास बचे हुए हैं वो हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमारा पहले क्या लिखा, नियोलॉगिज्म। सेकंड, वर्ड अप्रोक्सीमेशन। और देखते हैं कि और क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं थॉट के। तो नेक्स्ट है हमारे पास थॉट एलिनेशन। क्या मतलब निकलता है थॉट एलिनेशन का? तो तीन प्रकार से हमारे पास यहाँ पे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं: थॉट इंसर्शन, थॉट विड्रॉल एंड थॉट ब्रॉडकास्टिंग। क्या मतलब है? जैसा कि नाम दिख रहा है आपको, इंसर्शन, विड्रॉल एंड ब्रॉडकास्ट, तो ये ऐसा ही होगा। एक एग्जांपल लेते हैं। आपने पेशेंट से बात की कि यार आपने सुबह जो किया, आप बैठे हुए थे, आपके गिलास, हाथ में पानी का गिलास था और आपने पानी का गिलास नीचे गिरा दिया। आपने ऐसा क्यों किया? तो वो रिप्लाई करेगा कि सर वो विचार ना मेरा नहीं था, मेरे अंदर तो कहीं से ऐसा विचार किसी ने डाला अभी अभी कि ये पानी का गिलास गिरा दो, और मैंने गिरा दिया। तो वो क्या कहलाता है? थॉट इंसर्शन। कि जो परफॉर्म मैंने किया है, जो काम मैंने किया है, वो थॉट मेरा था ही नहीं, मेरे अंदर तो किसी ने इंसर्ट किया है, इसीलिए मैंने वो एक्ट किया। सेकंड, विड्रोवल। कि आप उसको बोलोगे कि हाँ भाई आप कुछ काम क्यों नहीं कर रहे हो, आप कुछ, आपको मैंने कहा था कि हाँ भाई आप ये काम करो, तो वो क्या कहेगा, सर मैं कैसे करूं, मेरे को तो विचार ही नहीं आ रहे हैं, मेरे विचार तो किसी ने ना पकड़ के खींच लिए हैं बाहर, अब तो मैं सोच ही नहीं सकता हूँ, जो भी मैं सोच रहा था वो सारे विचार किसी ने बाहर खींच लिए हैं, मुझे पता ही नहीं लग रहा मैं कैसे काम करूं। तो वो क्या कहलाता है? थॉट विड्रॉवल। एंड नेक्स्ट, थॉट ब्रॉडकास्ट। थॉट ब्रॉडकास्ट का मतलब है पेशेंट को ऐसा लगना कि सब जगह उसी की बातें हो रही हैं जो वो सोच रहा है। इंडिविजुअल जो सोच रहा है सब लोग वही बातें कर रहे हैं, इनमें मिक्स नहीं होना। एक हमने पढ़ा था रेफरेंस। एंड सेकंड है ब्रॉडकास्ट। रेफरेंस में हमने क्या पढ़ा था कि बाकी सब जो लोग बात कर रहे हैं वो उस पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा पेशेंट को लगता है। जबकि ब्रॉडकास्टिंग में क्या है, पेशेंट को ऐसा लगना कि दुनिया में जितने भी जो भी काम हो रहे हैं वो मेरी ही सोच के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। ठीक है, मैं जो सोच रहा हूं वही सब लोग कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हाँ भाई मैं पानी पीऊं, तो सब लोग पानी पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मैंने सोचा है, इसीलिए सब लोग पानी पी रहे हैं। मैंने सोचा कि हाँ भाई मैं पढ़ लेता हूँ, बाकी सब लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने सोचा। तो थॉट ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का क्या मतलब होता है? जैसे हम बात कर रहे हैं कि आपके जो न्यूज है वो ब्रॉडकास्ट करते हैं, कि एक ही न्यूज को पूरे इंडिया, ऑल ओवर जो टीवी चैनल्स हैं जितने भी वहां पे देख रहे हैं, कि इंटरनेशनल, नेशनल, सब जगह वो ब्रॉडकास्ट करते हैं अपने चैनल्स का। मतलब एक जगह जो न्यूज चल रही है वो सब जगह चल रही है। तो वैसा ही यहाँ पे हो रहा है कि पेशेंट को ऐसा लगना कि उसके जो थॉट्स है वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में उसी के थॉट्स घूम रहे हैं, उसी के थॉट की ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। तो वो क्या कहलाता है? थॉट ब्रॉडकास्ट। क्लियर है सभी को? चलिए, अब एक छोटा सा करेक्शन है। हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था ऑटिज्म के बारे में, हमने उसमें बात किया था कि जो ऑटिज्म है उसका डायग्नोसिस 2 इयर्स पे है, तो वो करेक्ट हो गया है, अभी थोड़ा सा अपडेशन आया है। वो आपका 3 इयर्स ऑफ एज पे जाके हम उसको डायग्नोस कर पाते हैं ऑटिज्म। क्लियर है? तो ये अपडेट कर लेना। बाकी जितने भी जो डिसऑर्डर्स थे थॉट के वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज जो हमारा जो मेन टॉपिक था थॉट डिसऑर्डर्स में डेल्यूजन, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और जो बचे हुए टॉपिक थे थॉट डिसऑर्डर्स के, जो अदर्स में हम इंक्लूड कर रखे थे, वो भी हमने पढ़ लिए। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आप
जो हमारा चैनल है नेक्स्ट जेन ई नर्सिंग, उसको आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी और टेलीग्राम पे भी। आपको क्यूआर कोड्स दे दिए गए हैं, इनको स्कैन कीजिए और चैनल को फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स।